बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन। मैं सरवत वलीम हूँ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के इसका बड़ा अहम दिन था। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब 4 साला खुद साख्ता जिला वतनी को ख़त्म करके बिल आखिर आज पाकिस्तान की सरजमीन पर पहुँच चुके थे। मियाँ साहब की राह में हमने देखा कि किसी किस्म की कोई कानूनी दीवार हायल नहीं थी और ना ही किसी किस्म का कोई मुखालिफ ऐसा सियासी बयानिया जो कि इनके पैरों की बेड़ी बन सकता है। इस बात में बिलाशुबा हम कह सकते हैं, शक कोई नहीं गुजरता कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर माजी में हजारे मुश्किलात आई, मगर हर बार वो चैलेंजेस को शिकस्त देते रहे और इक़्तिदार की मसनद तक वो पहुँचते रहे। एक बार फिर से मियाँ नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के हवाले से सियासी हलकों के अंदर चहमगोइयां हो रही हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो सियासी जिंदगी है वो बेपनाह ऐसे उतार चढ़ाव हैं जिनसे भरी पड़ी है। उनके रुजू जवाल हो या फिर 4 साल के बाद अब वतन वापसी हो। नाज़रीन, आज मीनार पाकिस्तान पर जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की तो अपनी तकरीर में ना सिर्फ मुल्क को बहरानों से निकालने का एजेंडा उन्होंने अपनी तकरीर में दिया, बल्कि ये भी कहा कि वो पाकिस्तान वापस किसी किस्म की कोई इंतकामी सियासत करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उनका एक ही यकनिकाती एजेंडा है, वो ये कि इस मुल्क को तरक्की दी जाए। जाहिर है, अगर आज के दिन को हम सामने रखते हैं तो मुस्लिम लीग नून के लिए यकीनी तौर पे सियासी लिहाज से तो ये बहुत बड़ा दिन है, मगर इन सियासी लिहाज के अलावा कुछ सियासी सवालात भी अपनी जगह पर मौजूद हैं जिनका जवाब ढूंढने की ज़रूरत है। उसमें पहला सवाल तो ये है कि क्या आज के जलसे के बाद ये कहा जा सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो इक़्तिदार का रास्ता है वो साफ हो चुका है? जो उन्होंने विजन दिया है उससे पाकिस्तान क्या वाकई मुआशी मुश्किलात से निकल भी जाएगा? एक पहलू ये भी है कि मियाँ साहब जब भी मुआशी प्लानिंग की बात करते हैं और उससे जुड़ी तमाम पॉलिसियों के हवाले से बात करते हैं तो उनकी सोच में सिर्फ एक शख्सियत आती है और उस शख्सियत का नाम इसहाक डार साहब है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि गुज़श्ता साल जब मईशत की बागडोर के लिए इसहाक डार साहब के हाथ में ये दी गई और ये कहा गया कि जाइए इसहाक डार साहब जादू की छड़ी चलाइए और कुछ जादू कीजिए पाकिस्तान की मईशत को किनारे पर लाने के लिए, तो ये जितने भी बड़े बड़े दावे किए थे उनकी हकीकत भी हमारे सामने आ गई। इसहाक डार साहब ने सितंबर 2022 में पाकिस्तान वापसी के बाद महीनों और हफ्तों में नहीं बल्कि चंद दिनों के अंदर यह दावा किया था कि डॉलर 200 रुपए से नीचे ले आएंगे। डॉलर की कदर कम होने से महंगाई भी बिलाशुबा नीचे आएगी, लेकिन इसके बरक्स हमने देखा कि डॉलर दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता चला गया। डॉलर जिसको कम करने का दावा था कि 200 रुपए से कम किया जाएगा, वह 300 रुपए से भी तजावुज कर गया। महंगाई नहीं बढ़ी, बहुत कुछ बढ़ गया। इस हद तक चीजें आगे चली गईं, अफराते ज़र बढ़ा कि नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका। 10 करोड़ लोग, अगर हालिया तखमीना लगाते हैं तो 10 करोड़ लोग हैं नाजरीन जो कि इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। लोग आटा हासिल करने के लिए लाइनों के अंदर लगने पर, खड़ा होने पर मजबूर हैं। उन्हें बिजली के बिल अदा करने के लिए अपने घरों का सामान बेचना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि मियाँ साहब की वापसी से जो सियासी तब्दीली मुस्लिम लीग नून में आई है, क्या ये तब्दीली पाकिस्तान के और एक आम आदमी के जिंदगी के अंदर नजर आएगी? देखना ये होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो मुआशी जंबील है उसके अंदर से क्या कुछ नया निकलता है। मियाँ साहब का जो मुआशी एजेंडा है किस कदर काबिल अमल है। नवाज शरीफ साहब की आमद के बाद इस मुल्क की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो मुल्की सियासत के अंदर दबंग किस्म की एंट्री हुई है, उससे ये देखा है हमने कई महीनों से पाकिस्तान की सियासत का माहौल बड़ा ठंडा चल रहा था, मगर चंद घंटों पहले से अब तक ये बड़ा हीटअप हो चुका हुआ है और पाकिस्तान की सियासत एक मरतबा फिर से हमें गर्म नज़र आ रही है। इलेक्शन की डेट हमारे सामने नहीं आई है, मगर ये दावा ज़रूर हमारे सामने आ रहा है और दबंग तरीके से आ रहा है कि पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, वो होंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब। ये दावा है अभी तक। नून लीग आज बहुत ज़्यादा खुश है, मगर सियासी मुखालिफिन मियाँ नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी को डील और ढील, हम ये बातें करते रहते हैं कि जोड़ा जाता है, ऐसा नहीं है। अब ये कहा जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वो नए लाडले हैं जिनको अब ये खिताब लाडले का मिला। इस किस्म के ताने चल रहे हैं। जैसी लेवल प्लेइंग फील्ड आज मुस्लिम लीग नून के पास है, वैसी लेवल प्लेइंग फील्ड दूसरी जमातें भी डिमांड करती हुई हमें नजर आ रही हैं। नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उसको जानने की कोशिश करेंगे कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी किस तरह से देख रही है
और क्या नवाज शरीफ साहब के सियासी मैदान में उतरने के बाद आईपीपी के जो दावे हैं उनके मुताबिक पंजाब में, क्योंकि आईपीपी ये दावा करती हुई हमें हर फोरम पे नजर आती है कि पंजाब के अंदर वो जबरदस्त किस्म की बड़ी सीटें और बहुत ज्यादा सीटें हासिल करेंगे, उनका ये दावा कितना सच साबित हो सकता है ऐसे में जबकि मियां नवाज शरीफ साहब बड़े दबंग तरीके से पाकिस्तान वापस आ गए हैं। मीनार पाकिस्तान पर आज मुस्लिम लीग नून ने बहुत ही जबरदस्त किस्म का पार्ट शो भी किया जिसमें नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया और मुस्तकबिल के हवाले से अपना रोड मैप भी शेयर किया। इसके हवाले से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की क्या राय है, उनकी स्ट्रेटजीज क्या होंगी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज क्या होंगी, पंजाब में मार्जिन वो किस तरह से निकाल पाएंगे, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आईपीपी से फैजुल हसन चौहान साहब मौजूद हैं। चौहान साहब, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। ये तो मैंने कह दिया कि दबंग एंट्री हुई है मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब की, आपका नजरिया क्या है, सोच क्या है, क्या आप भी समझते हैं कि इतना जो जम्मे गफीर इकट्ठा किया था ये वाकई दबंग एंट्री हो गई है उनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरद, पहली बात तो यह है कि बड़े बड़े जलसे और बड़ी बड़ी रैलियां जो है ना वो पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आपने अभी अपने इंट्रो के अंदर कहा कि पहले लाडला कौन था और अब लाडला जनाब नवाज शरीफ साहब को कहलवाया जा रहा है। बात लाडले की नहीं है, होता यह है कि लाडला तो ये बन जाते हैं लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं तो ये राजा इंदर और महाराजा उदय प्रताप सिंह बन जाते हैं। फिर इनकी जनाब आकड़ और इनके जनाब मामलात जो है ना वो तमाम लाडलों के जितने भी लाडले हैं वो फिर अपने पर पुर्जे निकालना शुरू कर देते हैं रियासत के सामने, रियासत के इदारों के सामने। तो अगर तो नवाज शरीफ साहब राजा इंदर और महाराजा उदय प्रताप सिंह ना बने तो फिर तो उनके लिए मामलात ठीक होंगे, लेकिन अगर उन्होंने अंदर से और टिपिकल उनका नवाज शरीफ और वो नवाज शरीफ की सूरत में फिर राजा इंदर बाहर आया तो जनाब पीर वाले दिन पेशी है, पहली पेशी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो फिर ये जब पेशियां चलेंगी तो फिर मामलात गड़बड़ हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो इन्होंने तकरीर की है उस तकरीर में उन्होंने आज से 15 दिन पहले जो उन्होंने गलती की थी महाराजा उदय प्रताप सिंह बनने की, उसकी गलती का उन्हें इयादा हो गया है और आज उन्होंने कहा है कि मेरा कोई इंतकामी सियासत का कोई गर्ज नहीं है, कोई गायद नहीं है, कोई इरादा नहीं है, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, कोई विल नहीं है, कोई विश नहीं है। तो जनाब अल्लाह खैर करे, मामला ठीक चलाए। और बाकी वो जो उन्होंने अपना सारा सिलसिला कहा कि मैं पहले ये तो अब मुझे इक़्तिदार दो तो ये कर दूंगा तो वो कर दूंगा, तो ये फिर वही बात है 11 बच्चों की माँ जाना रोना रो रही थी कि मुझे अपने मियाँ का सच्चा प्यार नहीं मिला। 40 साल से तो इक़्तिदार में हो यार, 40 साल से इक़्तिदार के मजे लूटते रहे पूरे जनाब, फिर भी आप अगर ये कहो कि जनाब मुझे खुल के खेलने का मौका नहीं मिला या मुझे अपनी सलाहियतों का इजहार करने का मौका नहीं मिला या मुझे अपनी प्रोफिशिएंसी परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला, तो फिर वही है जो मैंने मिसाल दी आपको। लेकिन चौहान साहब वो तो नवाज शरीफ साहब ये कह रहे थे अल-ऐलान, उन्होंने कहा कि इतने साल मैं इक़्तिदार में रहा उसमें से 15 साल तो वो निकाल देना आप जिसमें मुझे जिला वतनी भी बर्दाश्त करनी पड़ी, केसेस भी भुगतने पड़े, जेलें भी काटनी पड़ी। अगर वो 15 साल दोबारा से ऐड ऑन कर दिए जाए तो पाकिस्तान में वहां ले जाऊंगा जहां पे कोई सोच भी नहीं सकता, उन्होंने तो कहा है आज तकरीर में। सरवत साहिबा, हमें 44 साल हो गए हैं एज अ सियासी कारकुन इस पाकिस्तान के अंदर। हमारे टिप्स पे है जाना, अगर मैं आपको बताऊं ना, जब 2013 के अंदर इनका इक़्तिदार आया था तो बिजली की कीमत क्या थी पर यूनिट, तो पहले 3 महीनों के अंदर इसहाक डार साहब के और नवाज शरीफ साहब के सरसदके कहां तक पहुंची थी तो आप हैरान रह जाएंगे। अगर मैं आपको सुई गैस का बताऊं ना कि क्या जनाब उस वक्त बिल होते थे इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार में आने के बाद इनके क्या हुआ था, तो वो भी आप हैरान रह जाएंगे। उस वक्त डॉलर की कीमत क्या थी जब ये इक़्तिदार में आए थे, तो पहले 5 महीनों के अंदर डॉलर की कीमत किधर पहुंची थी। इन्फ्लेशन रेट पहले 2013-11 मई के इलेक्शन में जब ये आए थे इक़्तिदार में तो उसके 4 महीने बाद एग्जैक्ट पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट क्या था। ये सारी चीजें चाहे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए, चाहे नून लीग की हुकूमत आए, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए, महंगाई का तूफान बदतमीजी पाकिस्तान की आवाम की किस्मतों में आता रहा। पाकिस्तान की आवाम की किस्मतों में फाके, डाके, धमाके, नाके, चाके, ये सब कुछ आता रहा है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर पोलराइजेशन जहर आलूद इतनी कर दी गई है पिछले 11-12 सालों में खुसूसन, और उसमें बुनियादी किरदार चेयरमैन तहरीक इंसाफ का है, बुनियादी किरदार। अब चैलेंज पाकिस्तान के लिए ये है कि हमारी लीडरशिप
पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम की तरफ तवज्जो दे, इंतकाम की तरफ तवज्जो ना दे, मैं ना मानू की तरफ तवज्जो ना दे। नवाज शरीफ साहब 2014-15 के अंदर डंडा उठा के जनाब जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से उनको एक इंतकाम का एक शौक चढ़ा, गम और गुस्सा चढ़ा, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 3.5 सालों में जो बोया, आज वो उन्होंने काटा भी है और हमसे कटवाया भी है और पूरी रियासत को दांव पे लगाया भी है। अब अगर जो आज से 15 दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने जो गजल शुरू की थी ना, अगर वो गजल इन्होंने खुदा ना खास्ता दोबारा शुरू की तो वो फिर अपने लिए मसाइल क्रिएट करेंगे और अपने लिए मसाइल होंगे तो कंसिक्वेंटली पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस वक्त इम्तिहान है नवाज शरीफ साहब का कि हम्बल, पोलाइट और एक जनाब इंतकामी सियासत को बाला ताक रखते हुए पुरानी तमाम की तमाम स्टोरियां बिल्कुल ठप के एक आइंदा की तरफ तवज्जो दें और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और इस्तेहकाम और पाकिस्तान की इकॉनमी की बेहतरी की तरफ वो अपनी सारी दिलचस्पी रखी। ये तो चौहान साहब, ये बात तो पता है कि पाकिस्तान की अवाम अब इस पोजीशन में है ही नहीं कि किसी किस्म की कोई इंतकामी सियासत जो है उसको सुन सके, देख सके, बर्दाश्त कर सके या उसका हिस्सा बन सके। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, आज उन्होंने हलफ ही नहीं उठाया, बाकी उन्होंने इतना यकीन दिला दिया कि कोई इंतकामी सियासत मैं नहीं करने वाला। बतौर एक पॉलिटिशियन, बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर, अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि जलसा इतना बड़ा था कि आप समझते हैं कि जलसे के अंदर लोगों की तादाद किसी सियासी जमात की मकबूलियत या कबूलियत का एक पेशखैमा होती है, तो आप कितना इत्तेफाक करेंगे? नहीं सर, मैं आपको बताऊं 1993 के अंदर ना इस्लामिक फ्रंट बनाया था काजी हुसैन अहमद साहब ने, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत पर दोस्त पे जगह दे। एक दिलेर, एक जरूरतमंद, एक डेडिकेटेड लीडर थे। बड़े बड़े जलसे किए उन्होंने, आपकी सोच से बाहर है। जो कराची से लेके खैबर तक इस्लामिक फ्रंट पे जिसमें वो काजी आ रहा है कि बड़ा मशहूर एक नारा जनाब इंट्रोड्यूस हुआ था, बड़े बड़े जलसे। और आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि टोटल 2 सीटें जीते थे, एक चतराल से और एक जनाब कराची से अब्दुस्तार अफगानी साहब की। 2 सीटें, टोटल 2 सीटें। ये चीज, ये क्राइटेरिया नहीं है। देखो 24-24.5 करोड़ की आबादी है, उसमें आप 30-40 हजार बंदा इकट्ठा कर लें। या देखो बातें रियलिस्टिक करनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक साहब भी जो जलसे करते रहे, यही होता है 25,000, 30,000, 40,000 इतना बंदा होता है जिसको आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जनाब मीडिया के अंदर और पार्टी की तरफ से जना कहा जाता है। आप 50,000 कर लें, आप लाख कर लें, और लाख बंदा यार आप करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा करके आपने जमा कर लिया पूरे पाकिस्तान से। आई थिंक इट्स नॉट अ क्राइटेरिया कि आप जज करें कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितनी पॉपुलर है। असल क्राइटेरिया अब ये है, पॉपुलैरिटी इशू नहीं है। पॉपुलैरिटी तो जिस बंदे के पास इस वक्त बज़ाहिरन है, उस बंदे ने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान की रियासत की चूल्हे हिला के रख दी, पाकिस्तान के रियासती इदारों के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, पाकिस्तान की फौज और अदालतों को दुनिया में बदनाम करके रख दिया। पॉपुलैरिटी तो उसके पास भी है। पॉपुलैरिटी कोई निशाने इम्तियाज या जनाब सारा जुर्रत नहीं है। असल चीज ये है कि आपकी प्रोफिशिएंसी क्या है, आपकी डेडिकेशन क्या है, आप रियासत और इज्तिमाइयत के लिए करना क्या चाहते हैं, आपने अपनी पुरानी सियासत से क्या सीखा है, आपने अपनी पुरानी गलतियों से क्या सीखा है। आप बार बार एक सुराग से डसे गए 3 दफा, क्या 4थी दफा भी आप डसे जाएंगे? ये सारी चीजें देखने वाली हैं। पॉपुलैरिटी अब जरा इब्ने सबा की भी बड़ी थी, हसन बिन सबा की भी बड़ी थी, दुनिया में लेनिन की भी और स्टालिन की भी बड़ी थी, हिटलर की पॉपुलैरिटी दुनिया में आज तक कोई लीडर अपने मुल्क के अंदर हासिल नहीं कर सका। पॉपुलैरिटी कोई जनाब मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई इतना बड़ा नेमत या इतना बड़ा कोई इम्तियाज है। सही है। अच्छा चौहान साहब, मेरे लिए ये कोई बात नहीं है, लेकिन देखने वाले तमाम ये बात जानते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जब भी मीडिया पे आ रही है या कहीं पे भी बात कर रही है तो उनके बयानी की जो एक मेन पंच लाइन है वो पीटीआई के अगेंस्ट खड़ी नजर आती है। आज नवाज शरीफ साहब ने भी जो स्पीच की, जो खिताब किया, उन्होंने भी उसमें भी उन्होंने अपनी जो पंच लाइन रखी वो उन्होंने पंच मारे अडियाला जेल की तरफ। मुझे ये बताइए, दोनों बड़ी, अगर मैं आपकी जमात को भी सामने रखूँ पंजाब की हद तक, नवाज शरीफ साहब वो भी पंजाब फतह करने आए हैं खास तौर पर, ये दोनों जमातें इस एक ही बयानिए के ऊपर कैसे वोटर को अपने लिए राजी कर सकेंगी? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कुछ तो नया लेके आना पड़ेगा आपको। देखिए सरवत, बात ये है कि हमें तो हमारी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है 100% या ना वो पीटीआई में से ही निकली है। हमें तो गम और गुस्सा ये है कि अच्छा भला
अपना जो घर था उसको उजाड़ के रख दिया चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, अपनी जिद, अपने इंतकाम और किसी के हाथों इस्तेमाल होके, चाहे बीवी के हाथों इस्तेमाल हुए, चाहे अदारे के अंदर किसी करता धरता के कहने पे इस्तेमाल हुए, चाहे अपनी अक्ल और दानिश के जरिए से इस्तेमाल हुए, अपना गम, गुस्सा, इंतकाम और हद से ज्यादा नरगसियत का शिकार होकर उस पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क का भी सत्यानाश फेरा और पार्टी का भी सत्यानाश फेरा। आज अगर वो, मैं ये समझता हूं कि डीजी आईएसआई की नॉमिनेशन से लेके और फिर जनरल आसिम से फड्डा लेने से लेके फिर उसके बाद अपना इक़्तिदार जाने के बाद पूरी फौज को, अदालतों को और आईएसआई को पूरी दुनिया में बदनाम करने से लेके, ठीक है चौहान साहब, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा मुख्तलिफ है। मेरा सवाल चौहान साहब थोड़ा मुख्तलिफ है। मेरा सवाल ये है कि दोनों आपकी जमात है और नून लीग है, एक ही बयानिए के ऊपर किस तरह से वोटर को अपने लिए आप लोग राजी करेंगे? मेरा सवाल आपसे। हमारा बयानिया तो बड़ा बिल्कुल सिंपल है। हमने कोई कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी नहीं रखनी। अब हमारी पार्टी के प्लेटफॉर्म से ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नफरत है, ना किसी अदारे के खिलाफ, ना किसी अदालत के खिलाफ, ना पाकिस्तान की किसी इज्तमाई गिरोह के खिलाफ कोई नफरत की सियासत नहीं है। एक सियासत होती है जिसमें तनकीद की जाती है, एक सियासत होती है जिसमें ग्रेसफुली और हैंडसम तरीके से आप मुखालिफ के पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया का टूल इस्तेमाल करके और अपनी पॉपुलैरिटी पार्टी का उसका नाजायज फायदा उठा के अपने मुखालिफ की माँ, बहन, बेटी, घर, उसकी जात, उसके हवाले से तूफान बदतमीजी और दज्जाली आप जनाब एक माहौल क्रिएट कर दें, ये कम से कम हमारी पार्टी की तरफ से नहीं है। और आप देखें ना, अभी नवाज शरीफ साहब आए हैं, पिछले 6-7 दिन से तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से उनकी सोशल मीडिया टीम जो बाहर दज्जाली सारे बैठे हुए हैं जनाब, इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा के अंदर बैठ के इनका पूरा सोशल मीडिया सेटअप, और ये जूता मार मुहिम शुरू की जा रही है, जूता मारा जाएगा। यार कुछ खुदा का खौफ खाओ, अभी भी तुम्हें अकल नहीं आई, रस्सी जल गई, बल नहीं गया, तुम्हें शर्म और हया नहीं कि तुमने पाकिस्तान के अदारों को, अदालतों को, मुखालफीन की जिंदगियों को तबाह करते करते अपनी पार्टी के हजारों खानदान तबाह कर दिए, जो जेलों में गल सड़ रहे हैं, जिनके खानदान के लोग जेलों से बाहर थानों में और कचहरियों में गल सड़ रहे हैं। लेकिन तुम्हें अभी तक सुकून नहीं आया, तुम्हें अभी तक चैन नहीं आया। यह है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वो ट्रेनिंग। लेकिन चलिए चौहान साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, मगर आपकी गुफ्तगू में आप भी उस 3.5 साल के अंदर कहीं ना कहीं हिस्सेदार रहे हैं, कुछ ना कुछ चार्जशीट आप अपनी ज़ात को खुद ब खुद कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आप सुन लें, इस तरफ हम नहीं जाते। आखिरी सवाल मेरा ये है चौहान साहब कि मुझे आप ये बताइए कि आप लोगों का दावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कि पंजाब के अंदर हम, वो होता है ना खिड़की तोड़ बिजनेस, आप कहते हैं खिड़की तोड़ के हम सीटें सारी निकाल लेंगे। अंदाज़ा क्या है, अगर जनवरी या फेब के अंदर इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, कोई डेट हमारे सामने आ जाती है, खुदा करे आ जाए, क्या अंदाजा है कि पंजाब से कितनी सीटें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी निकाल लेगी? पहली बात तो ये कि सीटें कितनी निकलेंगी, कितनी नहीं निकलेंगी, मैंने पिछले 25-30 दिन पहले एक बयानिया दिया, वो बड़ा वायरल हुआ। मैं दोबारा आपके कई दफा मैं कह चुका हूं, हर रोज किसी न किसी शो में कहता हूं, अगला इलेक्शन होने के बाद पंजाब के अंदर हुकूमत साजी 100% आईपीपी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरहूने मिन्नत होगी। बस ये बात मेरी याद रख ली, एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं दावा कर रहा हूं। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं आपके सामने तजिया रख रहा हूं। सरवत साहिबा, पाकिस्तान की सियासत के अंदर ना कुछ इलेक्शन आते हैं जो पार्टी हवा के होते हैं, कुछ इलेक्शन आते हैं जिसमें पार्टी की हवा कम और पर्सनैलिटीज का ज्यादा अमल दखल होता है। 1985 का इलेक्शन पर्सनैलिटीज का था, 2002 का इलेक्शन, मुशर्रफ का पहला इलेक्शन पर्सनैलिटीज का था, वो पार्टी की हवाओं का नहीं था। 2008 का इलेक्शन नून लीग और पीपल्स पार्टी की हवा का था। 2013 का इलेक्शन पीटीआई और नून लीग की हवा का था। 2018 का इलेक्शन पीटीआई और नून लीग की हवा का था। अब सूरत हाल ये है, ये आने वाला इलेक्शन ये पर्सनैलिटीज का इलेक्शन है। अब आप पूछेंगे किस तरह? पीटीआई अपने चेयरमैन और अपनी दहशतगर्दी की जो 9 मई के वाकयात और उनकी करतूतें, उसकी वजह से उन्हें बिल्कुल माहौल नहीं मिलना इतना खुला के अपनी कैंपेन करने का, और जो हालात और वाकयात है इस वजह से वो तो एक साइड पे रख दें कि पॉपुलैरिटी को अपने कैश करवा सकेंगे। नून लीग ने जो आखिरी 15-16 महीने शहबाज शरीफ साहब के लगाए हैं, उसके बाद आप जितने मर्जी बड़े जलसे कर लें, पब्लिक के अंदर पॉपुलैरिटी की हवा नहीं है। अब इलेक्शन है शख्सियात का। ठीक है,
जो पर्सनैलिटी, जो कैंडिडेट बरादरी, रिश्तेदारी, अजीजदारी, ताल्लुकदारी, कराबतदारी, जोड़ तोड़, तोड़ फोड़, अच्छी प्लानिंग, अच्छी स्ट्रेटजी, अपनी जाती प्रोफिशिएंसी, अपनी जाती एफिशिएंसी, अपनी भागदौड़, अपनी इलेक्शन कैंपेन अच्छे तरीके से जो इलेक्टेबल भी चलाएगा वो निकल जाएगा। लेकिन चौहान साहब, मैं आपकी सब बातों से इत्तेफाक कर सकती हूँ, मगर ये जो आपने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका नहीं मिलेगा भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन का, उसूली तौर पे पाकिस्तान का आइन भी ये बात करता है, उसूली तौर पे हमारी जो केयरटेकर सेटअप है वो भी ये बात कर रहा है, उसूली तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ये बात कर दी है, हमारी अदालतों ने भी बात कर दी है कि जितनी भी सियासी जमातें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उन्हें भरपूर मौका मिलना चाहिए इलेक्शन कैंपेन के अंदर बाकायदा तौर पर पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि अगर किसी भी तरह से ये तासुर उभरता है कि कोई एक खास सियासी जमात को टारगेट करके उन्हें मौका नहीं दिया गया, तो ऐसी सूरत में अगर इलेक्शन होते हैं तो उसके नताज के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। अभी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मामलात को लेकर आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुश आमदेद कहेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से सियासी मुहरकात के ऊपर तो हम बड़ी तफसील के साथ बात कर चुके, मगर कुछ कानूनी पेचीदगियां अभी भी मौजूद हैं। सिर्फ ये कह देना कि 24 अक्टूबर तक मियां नवाज शरीफ साहब को अदालत की तरफ से फिलहाल एक रिलीफ मिला हुआ आर्जी तौर पर नजर आया है, मगर क्या ये आर्जी रिलीफ मुस्तकिल में भी तब्दील हो सकता है? आइंदा आने वाले दिनों में कितने कानूनी मसाइल हैं या पेचीदगियां हैं जिनका सामना मुस्लिम लीग नून को या नवाज शरीफ साहब को करना पड़ेगा? इसी के ऊपर बात करने के लिए माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया राजा साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। अच्छा राजा साहब, मुझे तो आप सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त लीगल पोजीशन क्या है मियां नवाज शरीफ साहब की, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त लीगल पोजीशन मियां साहब की ये है कि उन्हें एक ट्रांजिटरी बेल मिली है, हिफाजती जमानत मिली है कि आप अदालत तक जाइए। आप अभी तक मफरूर हैं, आपका स्टेटस वही है कि आप एब्सकॉन्डर हैं, परपेचुअल वारंट्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, तो आप अदालत में जाके अपना मौक़िफ़ करें। और मैं समझता हूं कि अदालत जाते हुए वो जो 24 को सरेंडर करेंगे तो वो उनकी कोई भी एप्लीकेशन या वो चीज़ कानूनी तौर पे उस वक्त तक एंटरटेन नहीं हो सकती जब तक कि वो सरेंडर ना करें, वो पुलिस की कस्टडी में जाएं, वो उनको जेल ट्रांसफर किया जाए और फिर जेल से उनकी कोई पिटीशन आए, क्योंकि उनका जो केस है, उनकी जो अपील थी वो डिसमिस हो चुकी है। अब उन्होंने उस ऑर्डर में लिखा हुआ था कि एक एप्लीकेशन के जरिए पहले तो उस अपील को दोबारा रिस्टोर करवाना है, और वो रिस्टोर सिर्फ उन वजूहात पे होगी कि अगर वो अदालत को ये सेटिस्फाई कर सकेंगे कि जी मैं जो 4 साल तक नहीं आया, बावजूद इसके कि अदालत मुझे बुलाती रही, तो मेरे पास ये उसके सॉलिड ग्राउंड्स हैं कि मैं बावजाए अदालत या मैं कोविड की वजह से या फ्लाइट्स नहीं थी तो मैं पाकिस्तान नहीं आ सका, जो कि मैं समझता हूँ मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि वो स्विट्जरलैंड भी ट्रैवल करते रहे, पाकिस्तान के करीब 1 घंटे 1.5 की फ्लाइट पे दुबई तक आते रहे। तो वो अदालत को अगर ये जस्टिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन करा सके कि ये एक उनकी इंटेंशनल और विलफुल गैर हाजिरी नहीं थी, तो फिर उनकी अपील जो सी है उसमें उनको मेरिट्स पे आर्ग्यूमेंट्स करने का मौका दिया जाएगा। और उसमें फिर ये होगा कि पहले तो वो एक दोबारा से एप्लीकेशन देंगे कि मेरी जो सज़ा है उसको सस्पेंड किया जाए और मुझे बेल दी जाए, जमानत दी जाए कि जब तक मेरी भी अपील चल रही है मुझे जमानत, जिसको वो ऑलरेडी एक दफ़ा फैसिलिटी को जंप कर चुके हैं, वो उस जमानत का गलत इस्तेमाल कर चुके हैं, वो उस जमानत को सबटाज कर चुके हैं, तो अदालत देखेगी कि क्या आया उन्हें हमने जमानत देनी है, उन्हें जेल से बाहर लाना है, या फिर अदालत ये कहती है कि नहीं हम आपकी मुकम्मल अपील ही सुन लेते हैं। तो अपील में चूंकि अब लॉ की जो नैब की अमेंडमेंट्स थी जो कि पिछली पीडीएम की हुकूमत ने की थी, उसमें केस टू केस बेसिस में और मुख्तलिफ केसेस में केसेस को ख़त्म करने के लिए वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दी हैं, वॉइड डिक्लेयर कर दी हैं। तो अब मियां साहब को एक तरीके से दोबारा वो तमाम जस्टिफिकेशंस देनी पड़ेंगी
वो तमाम मनी ट्रेल देना पड़ेगा, वो तमाम रिसीट्स देनी पड़ेंगी कि जी वो ज़राए बताने पड़ेंगे एवनफील्ड के, अजीजिया के। उसके बाद अदालत देखेगी कि जी, क्योंकि अदालत ने मियां साहब से ये नहीं पूछना, अदालत ने देखना है कि जी जो ट्रायल में रिकॉर्ड और एविडेंस कलेक्ट हुआ है, क्या उस एविडेंस से ये चीजें साबित हो रही हैं? क्या मियां साहब ने जो बातें की हैं अपने एविडेंस में, उसमें ऐसे शवाहिद मौजूद है कि जो ये जाहिर कर रहे हैं कि जी ये उनके बच्चों के एक वैलिड सोर्स थी, और ये कि जी उनके पास मनी ट्रेल भी है कि कैसे ये ट्रांजैक्शंस किस बैंकिंग रूट से गई हैं। तो वो चीजें ऑलरेडी रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो अदालत ये देख के एक फैसला देगी। अगर तो वो बरी हो जाते हैं। आमिर अब्बास साहब, कतई कलामी की माफी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है ना कि मरियम बीबी को जिन ग्राउंड्स के ऊपर अदालत की तरफ से जमानतें मिली हैं, तो फिर नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता बड़ी हद तक हमवार हो जाता है। इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको भी जमानतें मिलेंगी इन केसेस के अंदर, मरियम बीबी को भी जिन ग्राउंड्स के ऊपर दी गई हैं। देखिए, मरियम बीबी तो बरी हो चुकी हैं, जमानतें नहीं मिली। जमानतें मिली थी उन्हें अपने वालिद साहब की तीमारदारी के लिए, और उसके बाद उनको एक्विटल हो गया, क्योंकि मरियम साहिबा पे चार्ज ये था कि उन्होंने अपने वालिद साहब की जो प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर के तहत जो उनसे थी, उनके बच्चों के नाम थी, उस प्रॉपर्टी को छुपाने में अपने वालिद साहब की अयानत की है, मदद की है। तो उनका चार्ज अलहदा है, इनका चार्ज उससे इंटायरली डिफरेंट है। तो अब ये अपने ही मेरिट्स पे चलेंगे दोनों केसेस, और मैं नहीं समझता कि सफदर साहब और मरियम साहिबा का जो इक्विटल का ऑर्डर है वो इसमें कोई इतनी मदद देगा। हाँ, नैब ने इसमें काफी लैकूनस, बहुत सी चीजें छोड़ी हुई हैं, जिसमें नैब ये साबित नहीं कर सका कि जी इनकी इनकम क्या थी, क्योंकि इनका केस था कि ज़राए से ज्यादा, आमदन से ज्यादा इनके पास प्रॉपर्टीज है। तो उसके लिए जरूरी होता है कि नैब इनकी आमदन साबित करे, और नैब उन प्रॉपर्टीज का एक कीमत बताए। जबकि पिछले हाई कोर्ट में जब ये केस चला, तो उनसे जब पूछा गया कि जी एवनफील्ड की कीमत क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, तो बताया गया था नैब की जानिब से कि जी आप गूगल करिए और आपको कीमत मिलेगी। अगर नैब की वही कोर्ट में असिस्टेंस रही और इस किस्म की पुअर प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंस रही, और वो जवाबात ना दे पाई नैब, जो कि खतरा है कि शायद नैब इसी किस्म की वहां पे असिस्टेंस देगी अदालत को, तो फिर मियां साहब के लिए काफी आसानी होगी। लेकिन इसके बावजूद अदालत ने नैब से नहीं पूछना, अब ज्यादा अदालत ने रिकॉर्ड को देखना है और अपना एक जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है। तो लेट्स सी कि अदालत रिकॉर्ड को देखते हुए किस फैसले पे आती है। क्या वो इस केस को रिमांड कर देती है, वापस भेज देती है इन केसेस को, या उनकी अपील अलाउ करती है, या ये कहती है कि जी मियां साहब हैज फेल्ड टू एस्टैब्लिश के जी ये उनके लॉफुल जो उनसे एसेट्स थे या बच्चों की सोर्स थी। तो अब मियां साहब के लिए कानूनी तौर पे इट्स नॉट अ सिंपल थिंग कि इतनी आसानी से जैसे उनको ये ट्रांजिटरी बेल मिली है, आगे के प्रोसेस में भी इतना इजी उनको कोर्स मिल जाए और बड़े आराम से वो ये अपीलें खत्म हो जाएं और ये केसेस खत्म हो। ठीक है। अच्छा राजा साहब, वन स्टेप बैक चलते हैं। जब मैंने आपसे लीगल पोजीशन के हवाले से पूछा भी, आपने भी जो उनके आर्जी रिलीफ के ऊपर बात की है, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, और कुछ ऐसे लीगल एक्सपर्ट्स हैं जो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बैठ के कन्फ्यूजन फैला भी रहे हैं। मुझे ज़रा क्लियर कीजिएगा, 24 अक्टूबर के बाद नवाज शरीफ साहब अदालत के सामने जाएंगे और वहाँ से जेल जाएंगे, तब पूरा प्रोसेस आगे बढ़ेगा? क्योंकि एक ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जेल से बाहर गए थे तो वापसी भी उनकी जेल में होनी चाहिए थी, मगर अदालत ने उनके मामलात को मद्देनजर रखते हुए 24 तक के लिए उन्हें आर्जी रिलीफ दिया है, या फिर वो कोर्ट रूम के अंदर से ही वापस जाती उम्रा चले जाएंगे? प्लान क्या? 24 अक्टूबर के बाद कानून अपना रास्ता क्या लेगा? देखिए, 24 अक्टूबर के बाद नहीं, 24 अक्टूबर को ही उन्होंने पेश होना है, और 24 अक्टूबर को जब वो पेश होंगे तो हाई कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला है जिसमें एक हमारे लॉयर थे, उनको सजा हो गई लेकिन वो अरेस्ट नहीं हुए, उनको पुलिस ने पकड़ा नहीं, उन्होंने अपील लगाई, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है कि चूंकि आप सजा याफ्ता हैं, जब तक आप सरेंडर नहीं करते, जब तक आप एक दफा जेल नहीं चले जाते, पुलिस की कस्टडी में नहीं जाते, आपको कोई, आपका ये फंडामेंटल राइट या कोई लीगल राइट नहीं है
कि आप अदालत में आके किसी किस्म की रिलीफ की दरख्वास्त करें या कॉन्टेस्ट करें। तो जो कानूनी हमारे माजी के इसमें जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं, केस लॉज हैं या नज़ीरें हैं, वो यही कहती हैं कि एक दफ़ा उनको मेरे जो अपनी राय है उसके मुताबिक सरेंडर करना पड़ेगा, उन्हें जेल जाना पड़ेगा, एंड ओनली देयर आफ्टर फ्रॉम जेल ही कैन मूव एनी एप्लीकेशन, एनी पिटिशन। और इसमें गालिबन कोई हर्ज भी नहीं, लेकिन अब इसमें इशू वो पॉलिटिकल आ जाएगा कि जो मरियम बीबी का एक स्टांस था कि जी वो पाकिस्तान भी आएंगे, जेल भी नहीं जाएंगे और बरी भी होंगे। तो अगर इस किस्म का इंस्टेंट रिलीफ की उनकी कोई पोजीशन है, तो वो फिर जो है कि कानून हम जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ, गालिबन उससे वो मुतसादम होगी, क्योंकि एक आम शहरी को इस तरीके से कानून में रिलीफ नहीं दिया जाता। ठीक है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है तो मैं चाहूंगी कि इसमें हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उनके चेयरमैन को भी शामिल करें, राजा आमिर अब्बास साहब। मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ तो कानूनी चैलेंजेस और पेचीदगियों का सामना नवाज शरीफ साहब को भी है, मगर याद हमें यह भी रखना चाहिए कि कुछ कानूनी बल्कि बहुत बड़े बड़े कानूनी चैलेंजेस हैं जिनका सामना इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन को भी है। आपको कितने आप पुरुमीद हैं या आपको लगता है कि इन कानूनी चैलेंजेस से नबरदास्मा होकर चेयरमैन PTI भी आइंदा इलेक्शन के अंदर इस प्रोसेस के अंदर आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, अब इसमें कुछ जो केसेस होते हैं अनफॉर्चुनेटली वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, और माजी में भी हमने इवन नवाज शरीफ की हद तक देखे, उनके दो किस्म के केसेस थे। चूंकि आपने इलेक्शन लड़ने की बात की है, तो मियां साहब का एक तो था कि जी ठीक है, नैब में जाइए, अपनी प्रॉपर्टीज की डिटेल्स दे दीजिए और अदालत को सेटिस्फाई करिए कि जी इसके ये मीन्स थे। लेकिन वो सियासी तौर पे जिस चीज पे नाअहल हो गए थे कि बेटे से उन्होंने तनख्वाह नहीं ली, तो वो फैसला ऐसा था कि जिसके ऊपर बहुत से सवालिया निशान हैं। यकीनी तौर पे एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं खुद समझता हूं कि जी वो जो फैसला था कि जिसमें एक सिटिंग आपने प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से नाअहली कर दी कि जी आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि जी वो तनख्वाह जो कि एक पेएबल थी आपने नहीं ली। इसी तरीके से अगर तो इमरान खान साहब की जो कन्विक्शन है वो अभी तक सिर्फ एक केस में हुई है, वो है तोशा खाना का, जिसपे उनकी नाअहली हुई है। तोशा खाना की जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड किया हुआ है, और वो केस जिस अंदाज में चला है या उसमें जो कानूनी तकाजे होते हैं, जिस तरीके से उनकी पामाली की गई है, मैं समझता हूं कि जिस दिन भी हाई कोर्ट में वो अपील अगर फिक्स हो जाती है, अगर उनकी इलेक्शन से पहले उसमें हियरिंग हो जाती है, तो वो केस 100% इक्विटल का केस है। उनकी जो कानूनी टीम है उसको ब्लास्ट कर देगी उस केस को, उसमें कोई कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, और अगर वो जजमेंट सेटिसाइड हो जाती है तो फिर मियां साहब सिर्फ एक ऐसे मुल्जिम रह जाएंगे, मुजरिम नहीं होंगे इमरान खान साहब, कि जिन पे केसेस चल रहे हैं, और दौरान केसेस आपकी जब तक कन्विक्शन नहीं होती तो आप इलेक्शन लड़ने के अहल होते हैं, तो फिर उनको इलेक्शन से नहीं रोका जा सकता। हाँ, अलबत्ता अगर साइफर का केस जिसमें के 28 गवाह हैं, अगर वो इस स्पीड से चलता है, अभी तो देखना है कि इलेक्शंस होते कब हैं। अगर इलेक्शन होने से कबल जो उनको इसमें भी कन्विक्शन हो जाती है, तो फिर वो अगर वहां से बरी भी होते हैं तो फिर साइफर में वो कन्विक्ट हो जाएंगे। तो साइफर का जो केस है, एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर फॉर 30 इयर्स, जहां पे 27-28 गवाह होते हैं, वो तो सालों महीनों चलते हैं। बट लेट्स सी कि वो जो एक जज साहब थे जिन्होंने वो तोशा खाना का केस चलाया, जिस तेजी से चलाया, अगर वही हमें यहाँ पे स्पीड नजर आई, तो फिर अगेन इट वुड बी सीन कि जी एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, एंड द पर्पस इज कि जी डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इलेक्शन में पार्टिसिपेशन ना होने चाहिए, भले से बाद में ये चीजें क्लियर हो, जो कि हम माजी में भी देखते आए होती रही। और अब भी अगर वही तरीका रहा तो फिर वो जो हमारे यहाँ अदालती हमारी जो एक कैटेगरी है जिसमें रूल ऑफ लॉ में हम ऑलरेडी 137 नंबर पे हैं,
दैट वुड गो फर्दर डाउन और मुमकिन तौर पे हम बिल्कुल उस लिस्ट के एंड पे आ जाएं। तो अब देखते हैं कि जी अदालतें इन केसेस को, क्योंकि अब इन दोनों केसेस को पैरेलल देखा जाएगा। एक तरफ देखा जाएगा कि जी मियां साहब के केसेस में क्या हो रहा है, दूसरी तरफ देखा जाएगा कि जी इमरान खान साहब के केसेस में क्या हो रहा है। एंड पब्लिक इज अ गुड जज। ये नहीं कि वो अवेयर नहीं है, वो देख लेंगे कि जी इंसाफ का तराजू और उसके पलड़े किस हिसाब से कानून की इंसाफ की फराहमी कर रहे हैं। अच्छा, एक और भी राजा आमिर अब्बास साहब, एक और भी बड़ा अहम मामला है जिसकी वजह से तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है, वो है 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का मामला। अब ये जो दरखास्तें हैं ये अगले हफ्ते तक लेकर चले गए हैं, तमाम पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है और उम्मीद अफजा नज़रों के साथ देख रही है। इन केसेस का मुस्तकबिल आप कैसा देख रहे हैं? आपको कितना रोशन मुस्तकबिल नज़र आ रहा है इन केसेस का? देखिए, जो मेरी रीडिंग है वो तो ये है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो तो आइन से बाहर निकल के कोई फैसला, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने ओथ कानून और आइन का लिया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए वो इसमें लाजमी तौर पे इस चीज नतीजे पे पहुंचेंगे कि इलेक्शंस ने आईनी तौर पे होना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया है कि इलेक्शंस ने अगर 90 डेज का हम फिगर देखते हैं, डेट देखते हैं, दैट वुड बी अराउंड द सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में वो पूरे हो रहे हैं। तो क्या इतनी जल्दी एक मुमकिन है कि जी इलेक्शंस हो पाए? क्योंकि इलेक्शन एक्ट के तहत जो शेड्यूल है, जो नॉमिनेशन पेपर है, स्क्रूटनी है, अपीलें हैं, ऑब्जेक्शंस हैं, वो एक उसका अपना एक शेड्यूल है जो कि 55 दिन का है, 54 डेज है। तो उसके मुताबिक अगर तो जनवरी के एंड में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट दी है, अभी उसको ही अगर सुप्रीम कोर्ट उनसे कहती है कि जनाब आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि आप एक वाज़ेह तारीख दे दीजिए, ये वीक या ये आखिरी हफ्ता या आखिरी अयाम, ये कोई आइन या कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता। आइन और कानून आपको कहता है कि यू वुड अनाउंस द डेट। तो अब लेट्स सी कि मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें एक फर्म डिसीजन देगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि पहले पंजाब और केपी के जब इलेक्शंस की बात थी उसमें जिस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट में ऐसी स्टेटमेंट्स देता रहा कि जो कि स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उठा के साइड पे रद्दी में फेंक दी कि भाई ये कोई आपके पास गुंजाइश नहीं है। तो अब मेरे ख्याल में वो एक उनको कहा जाएगा कि आप एक डेट अनाउंस करें, और आई थिंक इट शुड नॉट बी लेटर देन। अब तो वो खुद जब जनवरी की बात कर रहे हैं तो फिर इससे आगे तो इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट के पास नजर नहीं आ रहा कि कोई और होगा कि जी वजह के इससे आगे डिले किया जाए, बट वो 90 डेज में इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच राजा आमिर, आपने बड़ी तफसील के साथ बड़ा बेहतरीन अंदाज में लीगल मामलात के हमारे रहनुमाई की। आपके वकील के बेहद शुक्रिया। अभी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। नवाज शरीफ साहब की वापसी, उनकी मुआशी हिकमत अमली, स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, इकॉनमी बेहतर कैसे होगी, किस तरह से अमल दरामद होगा, इस तमाम मामलात के ऊपर हम बात करेंगे। शेख साहब, मुझे पहले आप ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब आज वापस आ गए, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि वो सियासत जो ठंडी थी, बड़ी गर्मा गर्मी उसके अंदर में नजर आई है। मुस्लिम लीग नून के लिए आज का ये दिन कितना इंपॉर्टेंट था पॉलिटिकली? तो ऑब्वियसली देखें, मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मियां नवाज शरीफ के बगैर तो नामुकम्मल है ना जी। और ये इस वक्त जो सूरत हाल थी वो बड़ी अजीब सी सूरत हाल हुई थी। वो है, मैं आपको तो इल्जाम नहीं देता, लेकिन चूंकि लोगों ने बातें तो करनी है मैं कभी कभी मुझे हंसी भी आती थी इस बात पे, और आजकल तो वैसे ज्यादा आ रही है, क्योंकि पहले जब ये था बड़ा शोर मचाया जाता था कि नवाज शरीफ आ क्यों नहीं रहे। जब आने का उन्होंने बना लिया प्रोग्राम तो फिर ये सुनने में आना शुरू हो गया कि जी क्यों आ रहे हैं।
को वजह क्या है जी, क्या सेटल हुआ, क्या मतलब किसी तरफ भी चैन नहीं था। लेकिन आज जब आए और आके आपने देखा होगा बड़ी नपी तुली बातें की, बड़ी कम्प्रीहेंसिव उन्होंने स्पीच की, कोई इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं की, कोई इतने चौड़े लंबे चौड़ी बात नहीं की। जहां तक मैंने जो आपने मुझसे ये सवाल पर्टिकुलरली जो आपने मुस्लिम लीग नून के हवाले से पूछा कि मुस्लिम लीग नून हवाले के कितना अहम दिन है, तो वो ऑब्वियस मैंने आपको अर्ज कर दिया कि वो चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक यूं कह लीजिए कि महवर है, और उनका यहाँ पे आना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी तक़वियत का बायस है। और आज आपने देख लिया होगा किस तरह लोग उनके इस्तकबाल के लिए आज मौजूद थे वहाँ पे। और मेरे ख्याल में मैं एग्जैजुरेट तो नहीं करूंगा, लेकिन ये हकीकत ये है कि वैसे ऐसा जलसा कभी हुआ नहीं, पाक साफ ये कह लीजिए। ठीक है शेख साहब, मुझे ये भी आप बताइएगा माजरत, मुझे ये भी आप बताइएगा शेख साहब कि पहले हम ये सुनते रहे कि जी जलसे जितने मर्जी बड़े कर लो, फैसला तो फिर वोटर करेगा, आवाम का ठप्पा करेगा, कहाँ पर वो जाकर ठप्पा लगाता है। आज बड़ी दबंग एंट्री थी, इसमें कोई शक नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब की बड़ी दबंग एंट्री हुई, बहुत बड़ा जलसा, बड़ा पावर शो मीनार पाकिस्तान पे किया गया। आप बिलीव करते हैं इस जुमले के ऊपर कि वाकई जलसे मकबूलियत के दारोमदार होते हैं, या उसका पेश ख़ैमा होते हैं कि वाकई कोई सियासी जमात बहुत ज्यादा मकबूल होती है तो ही लोग जम्मे गफीर इकट्ठा होता है? मोटिवेशन हो जाती है, उससे जलसों से मोटिवेशन होती है। देखो जलसा कोई एक किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का तो नहीं होता ना, जलसा तो एक मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस होता है ना, जिसमें कोई एक जगह से तो आप मखसूस नहीं होता ना लोग आने, तो उससे मोटिवेशन हो जाती है, उससे लोगों का जो एक मोराल होता है ना वो बढ़ जाता है। देखिए ना इस वक्त तक तो आप आज से पहले अगर आप मुझसे सवाल करते तो मैं शायद बड़े दबे लफ्जों में आपका जवाब देता था कि नवाज शरीफ सब कब आ रहे हैं, तो मेरे पास वो जवाब शायद मौजूद नहीं होता था। फिर मैं उसको अपने अल्फाज में कुछ आपको बराबर करने की कोशिश करता था, दूसरे लफ्जों में ये होता था। लेकिन अब आप देख लीजिए कि मेरे पास तो अब जवाब है ना। अब चूंकि मियां साहब यहाँ मौजूद हैं, अब वो सिर्फ लाहौर का जलसा तो नहीं किया, लाहौर में तो चूंकि उन्होंने एक यूं कह लीजिए कि एक शुरुआत कर दी है, सिंध में भी जाएंगे, बलोचिस्तान में भी जाएंगे, फ्रंटियर में भी जाएंगे, और पंजाब के में भी अपना वो रंग जमाएंगे। हाँ, जहाँ तक बात मियां नवाज शरीफ साहब की है ना, वो मैं आपसे अर्ज करूँ, एग्जैजुरेट नहीं करता, ना ही मैं कोई इतनी अक्ल और दानिश का मालिक तो नहीं हूँ, लेकिन अवाम का कुछ एतमाद और भरोसा है उनकी जात पे। वो ये समझते हैं कि वो शख्स अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ काम करता है तो उसको अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ये एक उनका एक माजी कह लीजिए, या उनका एक लोगों में एतमाद कह लीजिए, ये है एक चीज जिसकी वजह से लोग उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको शायद इस बात का इल्म ही होना शुरू हो जाएगा जब वो बड़ी पॉजिटिवली जब वो अपना शुरू करेंगे, अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे, या अवामी मुहिम शुरू करेंगे, राब्ता महम शुरू करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें खुलती चली जाएंगी। ये आज के जलसे के बाद मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन मुहिम शुरू नहीं हो गई शेख रुहैल असगर साहब? ये तो मतलब मैंने आपको अर्ज किया ना कि एक मोटिवेशन शुरू होगी ना, ये तो शुरू होगी ना। अभी तो जिस वक्त थोड़ा रह गया ना, आप देखें डिलिमिटेशंस का 27 तारीख है आखिरी अपील की, उसके बाद डिसीजन होने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने उसकी इलेक्शन की तारीख मुकर्रर कर देनी है। तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे बैठेंगे तो नहीं, अपने आवाम के पास जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाते रहेंगे, कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे, वफूद से भी मिलेंगे, फिर दूसरे सूबों में भी जाएंगे, और अपनी वो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी ये जरा देखेंगे, रीऑर्गेनाइज हो सकता है, रीऑर्गेनाइज भी करें अपनी जमात को। सही है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, नवाज शरीफ साहब ने आज जो खिताब किया वो बड़ा ज़बरदस्त था। उन्होंने नपे तुले अल्फाज में जितने भी मौजूआत थे, जितने भी मामला थे, पाकिस्तान के गंभीर मसाइल थे, उनको उन्होंने अपने खिताब के अंदर समो लिया था और लोगों के सामने पेश किया। बड़ा ज़बरदस्त लगा, बड़ा अच्छा लगा सुन के। लेकिन मुझे ये बताइए, साल 2017 की जो बात मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, आज तो पाकिस्तान की वो सूरत हाल नहीं है। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल हमारे पास नहीं हैं, हमारी रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है उस वक्त से अगर हम उसका मवाजना करते हैं। तो ये
कैसे मुमकिन होगा? ये जो सब मामलात नवाज शरीफ साहब ने अवाम के सामने रखे, हम ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, तो ये सब कैसे होगा? मसाइल बहुत ज्यादा है, मसाइल हमारे पास नहीं है। मैं गुजारिश ये करूं कि कुछ बातें ऐसी, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया ना कि पाकिस्तान के अवाम का एक एतमाद और भरोसा है, इसी तरह ही जो बैरूनी ममालिक हैं या बैरूनी ताकतें हैं, उनका भी मियां नवाज शरीफ के ऊपर बहुत भरोसा है। वो ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिसीज जो हैं वो टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स वो बड़ी फराख दिलाना है। और फिर उसमें आपने देखा कि जब वो आए और इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आती है, और जब आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो उससे आपके कारोबार के जराए बहुत खुल जाते हैं, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपके अर्ज कर दूं, आपने आज की तकरीर सुनी, आपने जरूर सुनी होगी, आपने अल्फाज भी सुने होंगे, कहीं आपको ऐसा शायबा नजर आया हो कि किसी की साथ बदतमीजी की हो, किसी का नाम बदतमीजी से लिया हो, बदअखलाकी दिखाई हो, या गुस्सा अपना बताया हो? मैं अक्सर बेशतर दोस्तों से ये कहता हूं कि मियां नवाज शरीफ का जो एक इमेज है ना, वो है बड़ा बुर्दबार, वो है एक खलूस वाला, मोहब्बत वाला, मतलब वो इस चीजों को वो आज माजरत के साथ आपको मैं दरमियान में रोक रही हूँ शेख रुहेल असगर साहब, बहुत माजरत के साथ, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। आज उनकी तकरीर सुनने के बाद भी नजर आया कि इंतकाम कम और पाकिस्तान के मसाइल को लेके वो ज्यादा हमें परेशान नजर आया। आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर उतार चढ़ाव सियासी लिहाज से बहुत हो चुका है, इंतकामी सियासत बहुत ज्यादा हो चुकी है। अवाम, अब पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर चुकी। अब वक्त आ गया है और अवाम डिमांड भी करती, मुतालबा भी करती है कि अब कुछ ठहराव आना चाहिए, कुछ इस्तेहकाम आना चाहिए, कुछ आम आदमी की जिंदगी अब बेहतरी की तरफ गामजन होनी चाहिए। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।